जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अनुष्ट बिलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका एसएलएच अकेडमी पर। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। देवियों और सज्जनों, मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आप सब वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए पूरा मन लगाकर देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। और दोस्तों याद रखें, अगर आपको कंटेंट पसंद आए, यूजफुल लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करके सपोर्ट जरूर करें। अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाजरा मिशन शुरू किया है? आपके ऑप्शंस है ए दिल्ली, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार और डी छत्तीसगढ़। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने बाजरा मिशन शुरू किया है, जिसका उद्देश्य किसानों को छोटी अनाज फसलों के लिए उचित मूल्य दर प्रदान करना है। यह पहल राज्य को भारत का बाजरे का हब बनाने के मुख्यमंत्री के विजन की दिशा में भी एक कदम है। तो दोस्तों याद रखें, या तो आपसे पूछा जाएगा बाजरा मिशन किस राज्य ने शुरू किया, या फिर बाजरे का हब बनाने का लक्ष्य किस राज्य ने रखा है। तो दोनों का आंसर होगा छत्तीसगढ़। मिशन को लागू करने के लिए राज्य सरकार ने भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च IIMR, हैदराबाद और राज्य के 14 जिलों के कलेक्टरों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अब आपको याद रखना है दोस्तों कि भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद में। यह पॉइंट आपको एक्स्ट्रा में याद रखना है। नजर डालेंगे अब छत्तीसगढ़ की तरफ, तो जैसे हम देख सकते हैं भारत के नक्शे में यह छत्तीसगढ़ है, जो कि एक भू आविष्टित राज्य है, जिसकी मतलब ना तो किसी देश से सीमा लगती है और ना ही किसी समुद्र से सीमा लगती है। और यह मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना था सन 2000 में। अब छत्तीसगढ़ को अगर हम जूम करके देखें दोस्तों, तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ की सीमा देखेंगे तो उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से यह सीमा साझा करता है। छत्तीसगढ़ की अन्य जानकारी देखें अगर हम दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल वर्तमान में सुश्री अनसुईया उइके तथा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, जो कि यहाँ के तीसरे मुख्यमंत्री हैं। और स्थापना छत्तीसगढ़ की 1 नवंबर सन 2000 को हुई थी। छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य आपको बताएं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश हैं। जबकि दोस्तों यहाँ के अगर हम वन एवं राष्ट्रीय उद्यान देखें, तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, अचानकमार वन्य जीव अभ्यारण्य, गुरु घासीदास नेशनल पार्क यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और नेशनल पार्क हैं। दोस्तों बांध देखें अगर, तो छत्तीसगढ़ में दुधवा बांध स्थित है, जो कि महानदी पर स्थित है। और यह कहाँ स्थित है, तो धमतरी जिले में स्थित है। दुधवा बांध महानदी पर धमतरी जिले में छत्तीसगढ़ में स्थित है। याद रखें दोस्तों, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है, जबकि दुधवा बांध महानदी पर कहाँ, छत्तीसगढ़ में स्थित है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थर्मल पावर स्टेशन कोरबा जिला में स्थित है, छत्तीसगढ़ के। याद रखना कौन सा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थर्मल पावर स्टेशन छत्तीसगढ़ के कोरबा जिला में स्थित है। दोस्तों पर्यटक स्थल देखें छत्तीसगढ़ में, तो नवागढ़, सीतगंगा, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कैलाश गुफा, मल्हार भोरमदेव मंदिर, आदिवासियों का विश्व प्रसिद्ध मावली मेला। तो दोस्तों याद रखना, आदिवासियों का विश्व प्रसिद्ध मावली मेला किस राज्य में लगता है, छत्तीसगढ़ में। और यह यहाँ के पर्यटक स्थलों में शामिल है। दंडा नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य का लोक नृत्य है। तो यहाँ का लोक नृत्य कौन सा है, डंडा नृत्य। इसके अलावा इस नृत्य को सैला नृत्य भी कहा जाता है। तो डंडा नृत्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है, सैला नृत्य नाम से, याद रखना है। अन्य लोक नृत्यों में शुआ, राउत नाचा, कर्मा, कक्षार, गौर नृत्य यहाँ के प्रमुख नृत्य हैं अन्य में। तो याद रखना दोस्तों, यहाँ का प्रमुख कौन सा है, डंडा, जिसको सैला नृत्य भी कहा जाता है। देखते हैं आगे छत्तीसगढ़ को ही दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ में स्थित स्टेडियम देखें, तो शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ, रायपुर में स्थित है, याद रखना है। आगे छत्तीसगढ़ से जुड़े अन्य तथ्य देखें, तो छत्तीसगढ़ देश का इकलौता ऐसा राज्य बन गया है जहां पुनर्मतदान की स्थिति नहीं बनी। मतलब आज तक कभी ना तो यहाँ पर जब से 2000 के बाद से बना है यह, तो ना इस्तीफा दिए गए हैं, ना ही बहुमत के अभाव में सरकारें गिरी हैं। आगे देखें तो कच्चे टेन का उत्पादन करने वाला यह देश का एकमात्र राज्य है। तो याद रखें, छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा राज्य है जो कच्चे टेन का उत्पादन करता है। छत्तीसगढ़ में विश्व का सबसे अधिक किम्बललाइट भंडार क्षेत्र है। तो दोस्तों भंडारण के दृष्टिकोण से अगर किम्बललाइट के मामले में देखें, तो छत्तीसगढ़ विश्व में सबसे अधिक भंडारण है। भारतीय न्याग्रा के नाम से, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, याद रखें, भारतीय न्याग्रा के नाम से प्रसिद्ध चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ का झरना जो जगदलपुर जिले में स्थित है और इंद्रावती नदी पर है। तो दोस्तों चित्रकूट जो प्लेस है
वह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में आधा आधा आता है वैसे देखा जाए तो। बाकी जो चित्रकूट झरना है या चित्रकूट जलप्रपात है, जिसे भारत का न्याग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है, यह कहाँ है तो छत्तीसगढ़ राज्य के जगदलपुर जिले में स्थित है। और नदी कौन सी है इस पर तो इंद्रावती नदी पर है। छत्तीसगढ़ कोविड-19 महामारी के कारण लगे राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मतलब एमजी नरेगा के तहत रोजगार देने के मामले में राज्यों की सूची में पहले नंबर पर है। तो दोस्तों एमजी नरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार किस राज्य ने दिए हैं कोविड-19 महामारी के कारण लगे लॉकडाउन के बाद भी, तो छत्तीसगढ़ ने। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत शुरू हुई है। तो दोस्तों भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत कहाँ शुरू हुई है? बिलासपुर में। धान की फसल भरपूर होने के कारण राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ से यह भी याद रखना है आपको कि छत्तीसगढ़ को भारत में धान का कटोरा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ को राष्ट्र में लौह अयस्क उत्पादन में तीसरा स्थान प्राप्त है। तो दोस्तों पहला और दूसरा याद रखें तो लौह अयस्क उत्पादन में पहला स्थान कर्नाटक तथा दूसरा स्थान उड़ीसा का है और तीसरा छत्तीसगढ़ का याद रखना है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, दक्षिण कोरिया की प्रतिस्पर्धा आयोग ने मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में अपने दबदबे का दुरुपयोग करने को लेकर गूगल पर निम्न में से कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है? आपके ऑप्शन है ए 1005 करोड़ रुपए, बी 1105 करोड़ रुपए, सी 1805 करोड़ रुपए और डी 1305 करोड़ रुपए। तो दोस्तों याद रखें दक्षिण कोरिया के प्रतिस्पर्धा आयोग ने मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में अपना दबदबे का दुरुपयोग करने को लेकर गूगल पर 1305 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है। गूगल पर यह जुर्माना मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम और ऐप मार्केट में अपने दबदबे का गलत फायदा उठाने के लिए लगाया गया है। हाल ही में दक्षिण कोरिया में गूगल के एकाधिकार को कम करने के लिए एक बिल पास किया गया था, जो अब कानून बन चुका है। और खास बात यह है दोस्तों कि गूगल पर इतना बड़ा जुर्माना इस कानून के लागू होने के तुरंत बाद लगाया गया है। तो दोस्तों याद रखें गूगल पर 1305 करोड़ रुपए का जुर्माना किस देश ने लगाया है? दक्षिण कोरिया ने। आगे हम देखेंगे दोस्तों आगे की स्लाइड में गूगल पर लगे जुर्माने के बारे में, साथ ही दक्षिण कोरिया पर नजर डालेंगे और गूगल पर भी। तो देखते हैं दोस्तों सबसे पहले कि गूगल पर अन्य कौन सा जुर्माना लगा। तो इससे पहले हाल ही में फ्रांस ने गूगल पर 500 मिलियन यूरो लगभग 4400 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था, जो कि एक रिकॉर्ड था। तो दोस्तों सबसे बड़ा जुर्माना भी कहा जा सकता है इसे, जो फ्रांस द्वारा गूगल पर लगाया गया था 500 मिलियन यूरो का। दरअसल गूगल को कॉपीराइट कानून के उल्लंघन का दोषी पाया गया है। यह अमेरिकी दिग्गज कंपनी गूगल पर एक माह में लगाया गया दूसरा जुर्माना है, साथ ही किसी भी कंपनी पर लगाया गया 9वां सबसे बड़ा जुर्माना है। तो दोस्तों याद रखें जो दक्षिण कोरिया की सरकार ने अभी लगाया है 1305 करोड़ रुपए का जुर्माना, यह किसी भी कंपनी पर लगाया जाने वाला 9वां सबसे बड़ा जुर्माना है। नजर डालेंगे अब दक्षिण कोरिया की तरफ। तो दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। यहाँ के राष्ट्रपति मून जे इन तथा मुद्रा दक्षिण कोरियाई वॉन है। दोस्तों दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच में जो 38 डिग्री समानांतर रेखा या 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो कि एक प्राकृतिक सीमा बनाती है, यह विश्व की सबसे अशांत सीमा रेखा है, क्योंकि उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य में सदैव युद्ध चलता ही रहता है। तो दोस्तों याद रखें विश्व की सबसे अशांत सीमा रेखा कौन सी है? 38 डिग्री समानांतर रेखा। और किन दो देशों के बीच है? तो उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के। और आगे देखेंगे दोस्तों तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में जर्मनी तथा दक्षिण कोरिया को संयुक्त रूप से तीसरा स्थान मिला है। याद रखें दोस्तों हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में जापान पहले स्थान पर रहा। तो प्रथम कौन रहा है? जापान रहा है, जो कुछ समय पहले लॉन्च हुआ था या जारी किया गया था। और भारत की रैंकिंग 90 थी। याद रखना दोस्तों हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत की रैंकिंग क्या है? 90। पहले रैंक पर जापान, साथ ही जर्मनी तथा दक्षिण कोरिया को संयुक्त रूप से तीसरा स्थान मिला है। अब नजर डालें दोस्तों गूगल की तरफ। तो गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 को हुई। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में स्थित है। इसके संस्थापक सर्गेई ब्रिन तथा लैरी पेज और सह संस्थापक एवं सीईओ वर्तमान में सुंदर पिचाई है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में जोमेटो के किस को फाउंडर ने इस्तीफा दे दिया है? तो याद रखें दोस्तों आपके ऑप्शन है ए गौरव गुप्ता, बी दीपेंद्र गोयल, सी महेश अग्रवाल
और डी रमेश गोयल। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में जोमेटो के को फाउंडर गौरव गुप्ता ने इस्तीफा दे दिया है। गौरव गुप्ता कंपनी में सप्लाई डिवीजन के हेड थे। करीब 2 महीने पहले जोमेटो ने खुद को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराया था। कंपनी के आईपीओ में गौरव गुप्ता की बड़ी भूमिका थी। वे साल 2015 में जोमेटो से जुड़े थे। गौरव गुप्ता जोमेटो से कब जुड़े? 2015 में। उन्हें साल 2018 में कंपनी का चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर या सीईओ बना दिया गया था। गुप्ता ने जोमेटो का न्यूट्रिशन और ग्रोसरी बिजनेस शुरू करने पर फोकस किया था, लेकिन दोस्तों ये न्यूट्रिशन और ग्रोसरी बिजनेस हाल ही में जोमेटो द्वारा बंद कर दिया गया है। और शायद जो इसके दीपेंद्र गोयल हैं मुख्य संस्थापक, यह इनके दोस्त हैं और इन दोनों के बीच में बन नहीं रही थी या जो वजह रही हो, इस वजह से इन्होंने उससे इस्तीफा दे दिया है जोमेटो से। नजर डालें अब जोमेटो की तरफ, तो जोमेटो की स्थापना जुलाई 2008 में हुई थी। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। दोस्तों जोमेटो के संस्थापक दो लोग हैं मुख्यतः, पंकज चड्ढा और दीपेंद्र गोयल। दीपेंद्र गोयल अभी वर्तमान में जोमेटो के सीईओ भी हैं, याद रखना है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, तमिलनाडु सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के आरक्षण को 30% से बढ़ाकर निम्न में से कितने प्रतिशत करने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है ए 50%, बी 40%, सी 60% और डी 45%। तो दोस्तों याद रखें, तमिलनाडु सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के आरक्षण को 30% से बढ़ाकर 40% करने की घोषणा की है। राज्य के वित्त और मानव संसाधन प्रबंधन मंत्री पलानीवेल विथ्यागाराजन ने कहा कि लैंगिक समानता बदलाव लाने में एक प्रमुख भूमिका निभाएगी और सरकार महिलाओं के लिए नौकरी के कोटा में वृद्धि को लागू करने के लिए आवश्यक संशोधन पेश करेगी। रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए 2017-18 के आंकड़ों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों में महिलाओं की प्रतिशतता 33% है। तो दोस्तों इस प्रतिशतता को बढ़ाने के लिए, जो 33% को और आगे बढ़ाने के लिए अब महिलाओं को 30% की जगह 40% आरक्षण देने की घोषणा की है। कौन सी राज्य सरकार ने? तमिलनाडु राज्य सरकार ने, याद रखें। नजर डालें तमिलनाडु की तरफ, तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। तमिलनाडु के राज्यपाल वर्तमान में आर.एन. रवि हैं तथा मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन हैं। दोस्तों याद रखें, आर.एन. रवि से याद रखना है आपको, आर.एन. रवि तमिलनाडु से पहले नागालैंड के राज्यपाल थे तथा अब नागालैंड का प्रभार कौन संभाल रहा है? तो असम के राज्यपाल जगदीश मुखी नागालैंड का प्रभार संभाल रहे हैं, याद रखना है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत और किस देश में हाल ही में भुगतान प्रणालियों यूपीआई और पे नाउ को आपस में जोड़ने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है ए जापान, बी सिंगापुर, सी मालदीव और डी ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों याद रखें, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में भारत और सिंगापुर में भुगतान प्रणालियों को यूपीआई और पे नाउ को आपस में जोड़ने की घोषणा की है। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक और सिंगापुर मौद्रिक प्राधिकरण एमएएस ने तेज भुगतान प्रणालियों को जोड़ने के लिए परियोजना की घोषणा की है। याद रखें दोस्तों, इस परियोजना की घोषणा क्यों की है? तेज भुगतान प्रणालियों को जोड़ने के लिए। नजर डालेंगे सिंगापुर की तरफ, तो सिंगापुर के राष्ट्रपति वर्तमान में सेल्लप्पन रामनाथन है तथा प्रधानमंत्री ली सियन लॉन्ग हैं। और दोस्तों यहाँ की मुद्रा सिंगापुर डॉलर है। सिंगापुर की मुद्रा क्या है? सिंगापुर डॉलर। आगे देखें दोस्तों, सिंगापुर विश्व की 9वीं तथा एशिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो दोस्तों हम इस तरह कह सकते हैं कि सिंगापुर एक काफी विकसित देश है। अब दोस्तों हम आगे की स्लाइड में समझेंगे कि यह यूपीए क्या है, पे नाउ क्या है या फिर आरबीआई क्या है। तो देखेंगे दोस्तों आगे की स्लाइड में कि यूपीआई भारत का मोबाइल आधारित फास्ट पेमेंट सिस्टम है। इससे ग्राहक वर्चुअल पेमेंट एड्रेस का उपयोग करके 24 घंटे भुगतान कर सकते हैं। तो दोस्तों सिर्फ क्या करना है? बीपीए का मतलब वर्चुअल पेमेंट एड्रेस का उपयोग करना है। आप 24 घंटे कभी भी भुगतान कर सकते हैं। इसे भेजने वाले के द्वारा बैंक खाता डिटेल साझा करने का जोखिम खत्म हो जाता है। नजर डालें दोस्तों पे नाउ की तरफ, तो पे नाउ क्या है आपको बता दें। पे नाउ एक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सेवा है जो यूजर्स को उसके बैंक खाता नंबर के
बजाय उसके मोबाइल नंबर या NRIC, FIN या UEN नंबर का उपयोग करके तुरंत धन हस्तांतरित करने की अनुमति देता है। नजर डालें दोस्तों आरबीआई की तरफ, तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है तथा गवर्नर वर्तमान में शक्तिकांत दास हैं। याद रखें दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कलकत्ता में स्थापित हुआ था और बाद में इसका मुख्यालय मुंबई शिफ्ट हो गया। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में नेशनल मीट ऑन स्वामित्व स्कीम का शुभारंभ किसने किया है? आपके ऑप्शन है ए श्री गिरिराज सिंह, बी श्री हरदीप सिंह, सी श्री राजनाथ सिंह और डी श्री पीयूष गोयल। तो दोस्तों याद रखें हाल ही में श्री गिरिराज सिंह ने नेशनल मीट ऑन स्वामित्व स्कीम का शुभारंभ कर दिया है। दोस्तों केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने हाल ही में नेशनल मीट ऑन स्वामित्व स्कीम अ ऑपरेटिंग सिस्टम टुवर्ड्स अपलिफ्टमेंट ऑफ रूरल इकोनॉमी, यह है दोस्तों इस पूरी स्कीम का नाम। स्वामित्व को अगर आप देखेंगे तो इंग्लिश में लिख के देख लेगा SWA करके, है ना दोस्तों। तो इसको हम देखें आगे, इसका फुल फॉर्म आपको बताया अभी मैंने कि इसका क्या है, नेशनल मीट ऑन स्वामित्व स्कीम अ स्टेप टुवर्ड्स अपलिफ्टमेंट ऑफ रूरल इकोनॉमी का शुभारंभ किया है। यह सम्मेलन स्वामित्व योजना की प्रक्रियाओं के संबंध में राज्यों के लिए क्रॉस लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा। दोस्तों प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 2020 को गांव के हर घर मालिक को अधिकारों का दस्तावेज प्रदान करके ग्रामीण भारत की आर्थिक प्रगति को सक्षम करने के संकल्प के साथ स्वामित्व सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज योजना शुरू की गई थी। तो दोस्तों इसकी योजना की शुरुआत कहां से होती है, नींव कहां से डलती है? 24 अप्रैल 2020 को, जिस दिन राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस था, वहां से। देखते हैं दोस्तों आगे आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, 16 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए अंतरराष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस, बी अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी दिवस, सी अंतरराष्ट्रीय विज्ञान दिवस और दोस्तों आखिरी अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। तो दोस्तों याद रखें 16 सितंबर को विश्व भर में अंतरराष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। दोस्तों ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत है। ओजोन लेयर हमें सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है, मतलब पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ओजोन की परत की खोज 1913 में फ्रांस के भौतिकविदों फेवरी चार्ल्स और हेनरी बोसोन ने की थी। तो दोस्तों ओजोन की खोज कब हुई है? 1913 में। आगे देखें दोस्तों तो ओजोन O3 ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली एक गैस है। यह दिवस ओजोन परत के बारे में लोगों को जागरूक करने के साथ ही इसे बचाने के समाधान की ओर ध्यान एकत्रित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। तो दोस्तों ओजोन के हार्म होने से या ओजोन में जो हम अभी सुनते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप पर छेद हो गए हैं, अगर आप उस लाइट से गुजर जाएंगे तो आप यकीनन बीमार पड़ सकते हैं और आपको स्किन कैंसर तक हो सकता है। पराबैंगनी किरणें इतनी हानिकारक हैं जिनसे हमें ओजोन बचाती है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने 19 दिसंबर 1994 को 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस घोषित किया था। दोस्तों कब किया था? 19 दिसंबर 1994 को। 16 सितंबर 1987 को संयुक्त राष्ट्र और 45 अन्य देशों ने ओजोन परत को खत्म करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे। तो दोस्तों याद रखें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ? 16 सितंबर 1987 को, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के 45 अन्य सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे और इसीलिए 16 सितंबर की तारीख ओजोन परत संरक्षण दिवस के लिए चुनी गई है। लेकिन दोस्तों पहला ओजोन परत संरक्षण दिवस कब? तो 1995 में मनाया गया, क्योंकि 1994 में तो इसकी घोषणा ही की गई थी। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, भारत में किस IIT संस्थान ने हाल ही में प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है ए IIT दिल्ली, बी IIT बॉम्बे, सी IIT कानपुर और डी IIT खड़गपुर। तो दोस्तों याद रखें भारत में IIT बॉम्बे द्वारा, IIT बॉम्बे ऐसा संस्थान है जिसने प्रोजेक्ट टाइगर
प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया है। दोस्तों याद रखें कौन सा प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया है, किसके द्वारा? आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। देखें दोस्तों आप बॉम्बे को, आईआईटी बॉम्बे के साथ प्रोजेक्ट उड़ान को, तो प्रोजेक्ट उड़ान अंग्रेजी से हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग और अन्य धाराओं की पाठ्य पुस्तकों और अन्य अध्ययन सामग्री के अनुवाद को सक्षम बनाता है। दोस्तों जिसका उद्देश्य उच्च शिक्षा के संस्थानों में शामिल होने के दौरान कई छात्रों द्वारा सामना की जाने वाली भाषा की बाधा को तोड़ना है। दोस्तों नजर डालें अब आईआईटी बॉम्बे की तरफ, तो आईआईटी बॉम्बे की स्थापना वर्ष 1958 में हुई थी। इसे 1961 में राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित किया गया था। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय खनिज विकास लिमिटेड राजभाषा कीर्ति पुरस्कार जीता है? दोस्तों आपके ऑप्शन है ए सूचना और प्रसारण मंत्रालय, बी इस्पात मंत्रालय, सी कोयला मंत्रालय और डी शिक्षा मंत्रालय। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय खनिज विकास लिमिटेड राजभाषा कीर्ति पुरस्कार जीता है। दोस्तों इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय खनिज विकास लिमिटेड ने राजभाषा के क्षेत्र में सर्वोच्च और सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार राजभाषा कीर्ति पुरस्कार जीता है। श्री निशित प्रमाणिक और श्री अजय कुमार मिश्रा ने राष्ट्रीय खनिज विकास लिमिटेड को इस पुरस्कार से सम्मानित किया है। एनएमडीसी यह पुरस्कार लगातार 3 वर्षों से जीत रहा है, जो हिंदी को राजभाषा के रूप में लागू करने के प्रति उसके समर्पण को दर्शाता है। तो दोस्तों याद रखें कि यह जो राष्ट्रीय खनिज विकास लिमिटेड है, यह लगातार 3 सालों से यह पुरस्कार जीत रहा है। कौन सा? राजभाषा कीर्ति पुरस्कार, याद रखें। देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की टीम ने किस राज्य के में हाइवोडोंट शार्क की नई प्रजाति की खोज की है? आपके ऑप्शन है ए केरल, बी गुजरात, सी राजस्थान और डी तमिलनाडु। तो दोस्तों याद रखें भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की टीम ने हाल ही में राजस्थान राज्य में हाइवोडोंट शार्क की नई प्रजाति की खोज की है। दोस्तों भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की एक टीम ने जैसलमेर से जोरासिक पार्क के हाइवोडोंट शार्क की नई प्रजाति के दांतों के मिलने की जानकारी दी है। इस खोज को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हिस्टोरिकल बायोलॉजी जर्नल ऑफ पैलियोंटोलॉजी के अगस्त 2021 के चौथे संस्करण में प्रकाशित किया गया है। तो दोस्तों इसको जो देखते हैं दोस्तों अब आगे हम राजस्थान की तरफ। तो दोस्तों राजस्थान की तरफ नजर डालेंगे अब। तो राजस्थान की सीमा अगर देखें तो गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से इसकी सीमा तथा पाकिस्तान से इसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है। दोस्तों अब देखेंगे हम राजस्थान को। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राजस्थान की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र तथा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। दोस्तों राजस्थान के पड़ोसी राज्य आपको बताएं मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब है। राजस्थान में स्थित झीलें देखें तो सांभर झील, जयसमंद झील, पचभद्रा झील, राजसमंद झील, डीडवाना झील, बालसमंद झील और लुणकरणसर झील और आना सागर फलौदी झील यहाँ पर स्थित है। दोस्तों कौन कौन सी? तो सांभर आपको याद रखनी है, जयसमंद याद रखनी है, राजसमंद, बालसमंद समंद से याद हो जाएंगी। याद रखें तो लुणकरणसर झील और अनासागर फलौदी झील, यह याद रखें। नदियां देखें अगर राजस्थान में, दोस्तों यहाँ पर हाईलाइट नहीं हुआ है तो प्लीज कंफ्यूज ना हो। नदियां देखें अगर तो लूनी, बनास, काली सिंध और चंबल, यहाँ की प्रमुख 4 नदियां हैं। कौन सी? लूनी, बनास, काली सिंध और चंबल। अब यहाँ पर स्थित दोस्तों हमें जैसे पता है राजस्थान भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य है। साथ ही थार रेगिस्तान राजस्थान के 60% क्षेत्रफल को कवर करता है। तो थार रेगिस्तान को महान भारतीय रेगिस्तान के रूप में भी जाना जाता है तथा यह दुनिया का 17वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा। वन एवं राष्ट्रीय उद्यान देखें तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, मुकंदरा हिल्स अभ्यारण्य, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जिसे पहले भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जानते थे, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य और सरिस्का टाइगर रिजर्व यहाँ पर प्रमुख वन एवं राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ के? राजस्थान के। आगे अगर हम राजस्थान के बिजली संयंत्र देखें तो सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो कि राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन है, और दूसरा जवाहर सागर पनबिजली स्टेशन जो कि चंबल नदी पर है। माही बजाज सागर पनबिजली स्टेशन
संयंत्र जो कि माही नदी पर है, याद रखना है। दोस्तों, जवाहर सागर किस पर? चंबल पर। माही जो है यह माही बजाज सागर है जो माही नदी पर। आगे अब हम शहरों के अगर उपनाम देखें तो गुलाबी शहर जयपुर को और भारत का पेरिस भी कहा जाता है, जयपुर को याद रखना है। पिंक सिटी ऑफ इंडिया किसे? जयपुर को। गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया किसे? तो जैसलमेर को। सफेद शहर, झीलों का शहर, पूर्व का वेनिस। तो तीन नाम है उदयपुर के। उदयपुर के तीन नाम क्या है? सफेद शहर, झीलों का शहर और पूर्व का वेनिस। साथ ही अगर आपसे पूछे कोई ब्लू सिटी या सन सिटी कौन सी है, तो जोधपुर को ब्लू सिटी और सन सिटी कहा जाता है। दोस्तों, हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। और दोस्तों, याद रखें कि अगर आपको कंटेंट यूजफुल लगा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन मंगलमय हो।